नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और तैयारी आपकी और शानदार बनाने के लिए आरडब्ल्यू परिवार आपके साथ रहता है, हमेशा आपके सेवा में आपके लिए तत्पर रहता है। हम लोग बात करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, पॉलिटी की। अगर मैं बात करूं लास्ट जो जीडी एग्जाम हुआ है तो पॉलिटी का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो हमने ना पढ़ा हो या ना पढ़ाया हो। सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम देकर आए थे, बहुत खुश थे बच्चे कि सर पॉलिटी में तो मज़ा आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस क्लास को पढ़ना और यकीन मानना जो चीज़ें मैं यहाँ पर करवाऊँगा इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। जब तक हमें चीज़ें पता ना हो कि हमें क्या पढ़नी है तब तक हम पढ़ाई कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ें और हमें पढ़ना केवल इतना सा हो तो इतना पढ़ने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इतना सा आना है और इतना पढ़ लेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो सभी को नमस्कार पुनः, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। देखिए ये अवतार बैच है आप लोगों का और ये टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे आपकी यहाँ पर हिंदी स्टार्ट हुई है नीरज सर के द्वारा, फिर भैया 11 बजे रीजनिंग स्टार्ट हुई है राहुल सर के द्वारा। यहाँ पर पॉलिटी 12 बजे, यानी कि अभी पॉलिटी की क्लास होगी और ये पॉलिटी जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर नवीन सर की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी, लगभग 30 क्लासेस में मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर 2 बजे आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी और जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी आरुषि मैम की, उसके बाद यहाँ पर विनय सर की इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी। 4 बजे शाम को मैथ स्टार्ट होगी दीपक भाटी सर के द्वारा, फिर साइंस स्टार्ट होगी भावना मैम और धर्मेंद्र सर के द्वारा। सबसे पहले इसमें भावना मैम की क्लास होंगी, फिर इसमें धर्मेंद्र सर की क्लास होंगी। यहाँ पर करंट अफेयर शाम को 9 बजे। आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 15 तारीख से और बेटा आज यानी कि 20 तारीख में पहली क्लास हो रही है। यहाँ हम बात करेंगे आपकी तैयारी करनी है तो आप बेटा हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा जो बैच है अवतार बैच, ये आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। 3 दिन मिलेगा, यानी कि 3 दिन हमारी डेमो चलेंगी। 3 दिन हमारी डेमो चलेंगी 20, 21 और 22। तो तीनों दिन अगर आप चाहें तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड है GD20, तो इसको अगर आप लगाते हैं तो 640 में ये आपको मिल जाएगा। अब ये हमारी किताबें हैं, तो आप लोग अगर और बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें चाहें तो किताबें हमारी ले सकते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। अब हम बात करेंगे सर हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम संविधान सभा पढ़ेंगे। संविधान सभा में हम संविधान की मांग कैसे हुई, क्या इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, आज ये संविधान सभा चलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, किसने पेश की थी, कब पेश की थी, क्या क्या है इसमें, कितनी बार संशोधन हुए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात होगी और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था अभी, अगर मैं बात करूँ लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है कि सर नए राज्यों की स्थापना कौन से अनुच्छेद में है, तो जब हम पढ़ेंगे तभी हम लोग करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? नागरिकता की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे, मूल अधिकारों की बात करेंगे। क्वेश्चन आते, मूल अधिकार से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, मूल अधिकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मूल कर्तव्य से पूछे जाते हैं, यहां से पूछा जाता है किस देश से लिया है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका पूछी जाती है बेटा। संघीय कार्यपालिका में जैसे कि अगर राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, राज्य विधानमंडल की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं ताकि हम लोग इनको अच्छे से कवर करें। और कहीं मैं इसको मिस भी कर जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिलाना कि सर आपने जो सिलेबस बताया था उसमें से कोई चैप्टर मिस हुआ है, स्किप हुआ है, तो आप लोग उसको याद रखना कि ठीक है। वैसे मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं। यदि ऐसा हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर स्किप हुआ है, होता नहीं है, आरडब्ल्यूए पर ऐसा होता नहीं है।
ठीक है जी। चलिए, स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं कि यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं कि सर जुडिशियरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। महान्यायवादी की अगर मैं बात करूं कि सर महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राजभाषा और राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है घबराने की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे भैया संविधान सभा की। बहुत आराम से हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की अगर चर्चा होगी, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कि सर संविधान सभा, इसमें हम इसका कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, जो आपके एग्जाम से संबंधित है। देखिए हुआ क्या, 1937 में चुनाव हुए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसके माध्यम से 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। ठीक है, जिसमें से बेटा 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी, और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने 28 महीने तक शासन किया या सरकार चलाई। उसके बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया। क्या कर दिया, कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया, यानी कि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया जाता है। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। इसी त्यागपत्र की खुशी में मुस्लिम लीग ने, जिसका साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि सर 22 दिसंबर 1939, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, तो 22 दिसंबर 1939 में। अब हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार को यह मौका मिला और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो के माध्यम से भारत में एक प्रस्ताव भेजा, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था अक्टूबर 1939 में, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव भारत में भेजा वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से, जिसे अगस्त प्रस्ताव या इंग्लिश में अगस्त ऑफर के नाम से जानेंगे। तो हम इसकी जो थोड़ा सा इतिहास पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सर अगस्त ऑफर से। कब से हम पढ़ेंगे, अगस्त ऑफर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, अगस्त ऑफर, इसको हम लिख लेंगे हिंदी में भी अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव हम लिखेंगे। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, अगस्त प्रस्ताव लिखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो आप बताना सर 8 अगस्त 1940 में। कब, 8 अगस्त 1940 में। क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटेन सरकार को अगस्त प्रस्ताव भेजना पड़ा? तो हुआ क्या था कि कांग्रेस ने, किसने बेटा, कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है जी, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कैबिनेट से त्यागपत्र दिया। किससे त्यागपत्र दे दिया बेटा, कैबिनेट से त्यागपत्र दिया। और ये त्यागपत्र कब दिया बेटा, तो आप कहेंगे सर त्यागपत्र दिया था अक्टूबर 1939 में। जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने, यहां पर अगर चाहें तो आप लिखना कि इस त्यागपत्र को लेकर मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया, लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया, त्यागपत्र के खुशी में मुक्ति दिवस। कि सर जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया था तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 में। कब, 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर 1939 में। किस खुशी में, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। अब क्या होता है जी, यहां पर, यहां क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी मेरे दोस्त, ब्रिटिश सरकार, कौन बेटा,
ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है, वायसराय लिनलिथगो के नेतृत्व में, वायसराय लिनलिथगो लिथगो के माध्यम से क्या किया बेटा, के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा बेटा, एक प्रस्ताव या बिल भेजा, और इसी बिल को क्या कहा गया, इसी बिल को बेटा अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया, इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया या अगस्त ऑफर कहा गया। क्या कहा गया, अगस्त ऑफर कहा गया। कब आया था ये, तो 8 अगस्त 1940 में। कौन था भारत का वायसराय, इस दौरान भारत का वायसराय कौन था, जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो आप कहना वायसराय था लिनलिथगो। कौन था मेरे भैया, लिनलिथगो था। ठीक है जी, भारत का वायसराय कौन था, लिनलिथगो था। ये चीजें हमें पता चल गई, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था, इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा, तो इसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी, कुछ सिफारिश थी कि भारत में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए और एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाए, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, भारतीय ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, मंत्रिमंडल। यहां पर इसको मंत्रिमंडल लिख लेना, इसको क्या लिख लेना बेटा, मंत्रिमंडल लिख लेना। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार यहां पर। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल। ठीक है जी, मंत्रिमंडल। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि सर इसकी सिफारिश क्या थी, इसकी सिफारिश क्या थी। यहां पर अगर सिफारिश पूछे, रिकमेंडेशन पूछे, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इसमें, पहले कहा गया, पहले कहा कि जो भारत में जो कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे बेटा इसको, तो आप कहेंगे सर एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल। क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे। मैं भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाए, भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाए, और अधिक संख्या में शामिल किया जाए, संख्या में शामिल किया जाए। क्या किया जाए बेटा, शामिल किया जाए। ये किसमें कही गई रिकमेंडेशन थी, तो अगस्त प्रस्ताव में। दूसरी रिकमेंडेशन क्या थी कि युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, युद्ध सलाहकार समिति बने। क्या बने, युद्ध सलाहकार समिति बने। क्या बने, युद्ध सलाहकार समिति, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। क्या बनाई जाए, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। ठीक है भैया, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए। और तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी, तीसरी रिकमेंडेशन थी कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, भारतीय संविधान। यहां पर यह बात निश्चित हो गई कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया जाएगा। ये रिकमेंडेशन हो गई। ठीक है, ये पूरी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें पता रहें। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं
हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज बताएं। अब क्या किया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, इसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग चाहती थी भारत का विभाजन, कि एक अलग से नया देश बना दिया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि हम स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्रीडम, हम स्वतंत्रता से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने एक आइडिया दिया कि भाई हम तो ऐसा नहीं करवाएंगे, हम तो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हम तो आजाद होंगे। इन्होंने कहा कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको आजाद कर देंगे। भारत ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग की मना करने की वजह यह थी कि इसमें भारत से पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा रहा था, एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन रहा था। और कांग्रेस ने मना इसलिए कर दिया था कि बेटा वो कह रहे थे कि युद्ध के बाद आपको आजाद करेंगे। ठीक है जी। चलिए इसके विरोध में क्या हुआ, तो इसके विरोध में यहां पर अगर मैं बात करूं, विरोध में क्या होता है, एक आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने कहा कि भैया एक आंदोलन चलाओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। किस प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? तो महाराष्ट्र के पवनार में 17 अक्टूबर 1940 को एक आंदोलन चलता है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। हालांकि हिस्ट्री का पोर्शन है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो हुआ क्या कि सर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया। किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया। क्लियर है? चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करेंगे इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। कौन सा? व्यक्तिगत, यहां पर हम लिख रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है जी, सत्याग्रह आंदोलन। और ये आंदोलन बेटा कब चला था? तो ये चला था 17 अक्टूबर 1940 में। किसने चलाया था? तो इसका विचार किसने दिया था? अगर विचार की बात होगी, आइडिया की बात होगी, तो आप कहेंगे सर ये आइडिया दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। और भैया इसको चलाया किसने था? चलाया या इसको स्टार्ट किसने किया था? तो आप कहेंगे सर आचार्य विनोबा भावे ने। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत या पहले सत्याग्रही व्यक्ति कहलाए। ठीक है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर क्रिप्स मिशन की। किसकी? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। अब बताइएगा क्रिप्स मिशन कब आता है? तो ये 1942 में भारत आया। अगस्त प्रस्ताव जब फेल हुआ तो उसके विफलता के विरोध में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन भारत आया बेटा? क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है जी। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था बेटा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग लिखना, इसको हम क्रिप्स मिशन भी लिख सकते हैं। क्रिप्स मिशन। ठीक है जी, क्रिप्स मिशन। किसी को कोई समस्या? कब आया था? 1942 में। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। कब भारत आता है क्रिप्स मिशन? 1942 में। हुआ क्या बेटा? अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव दिया। किस पर? ब्रिटेन पर दबाव दिया कि भाई आप आजाद क्यों नहीं कर रहे भारत को। ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने और चीन ने ब्रिटेन पर दबाव दिया कि आप भारत को आजाद क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी दौरान जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बना वो था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 में एक मिशन बनाया, भारत भेज दिया दिल्ली, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो आप कहेंगे सर यहां पर पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? तो आप कहेंगे विंस्टन चर्चिल था। कौन था? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन, या विंस्टन चर्चिल भी लिखा होता है इसको। तो आप कहेंगे सर विंस्टन चर्चिल। ठीक है जी, विंस्टन चर्चिल द्वारा इसको भेजा गया कि सर ये भारत कब आया? तो ये भारत आता है भैया, कब आता है? 23 मार्च
23 मार्च 1942 में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो आप कहेंगे सर चेयरमैन कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स था। तो आप लोग कहेंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था जो भारत आया था। कौन बेटा? स्टैफोर्ड क्रिप्स जो भारत आता है क्रिप्स मिशन को लेकर। कहां पहुंचा था ये? तो आप कहेंगे सर ये दिल्ली में आया था। कहां आया था? दिल्ली में आया था। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, कहां आया था? दिल्ली। अब क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस से 2 लोग गए थे। कौन कौन थे? जल्दी जल्दी से बताइए। कि सर 2 लोग गए थे भारत की तरफ से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी और बेटा मौलाना आजाद साहब ने बात की थी। तो आप कहेंगे सर कांग्रेस के कौन कौन से नेता थे? कांग्रेस नेता लीडर ऑफ कांग्रेस अगर मैं कहूं तो पीटी नेहरू, पीटी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद साहब। कौन? अब नाम तो इंग्लिश में नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं। मौलाना आजाद ने कांग्रेस का पक्ष रखा। किसका बेटा? कांग्रेस का पक्ष रखा। ठीक है, आप कहेंगे कांग्रेस का पक्ष रखा। कि सर ये बताइए क्रिप्स मिशन के में या क्रिप्स मिशन के सामने किसने बेटा कांग्रेस का या भारत की तरफ से पक्ष रखा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आजाद साहब थे। कौन थे? मौलाना आजाद साहब थे। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। अब चर्चा आती है कि सर इसका विरोध हुआ, इसको भी मना कर दिया, कांग्रेस ने भी डिनाई कर दिया कि नहीं भैया हम अब जब तक आप आज़ाद नहीं करेंगे हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग तो एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि आप हमें पहले आज़ाद करिए, आप पहले हमें आज़ाद करिए, तभी हम लोग आपसे कोई चर्चा करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, गांधी जी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा है? तो एक तथ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा। क्या कहा? उत्तर दिनांकित चेक कहा। कि सर किसे कहा? कि भैया क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो आप कहेंगे सर क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा या बीते समय का चेक कहा। क्या कहा? बीते समय का चेक कहा। बीते समय का चेक कहा। ये आप लोग लिख लेंगे सर, बीते समय का चेक कहा। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। क्या जाता है? कैबिनेट मिशन। होता क्या है कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और वहां एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिसका नाम है क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। कौन थे? लेबर पार्टी के थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेबर पार्टी के थे। कौन थे बेटा? लेबर पार्टी से थे और उन्हीं ने कॉमन ऑफ हाउस में ये घोषणा, हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा की कि भारतीयों को भी आज़ाद होने की परमिशन है या उन्हें भी आज़ाद होने का अधिकार है। किसने कहा था हाउस ऑफ कॉमन में कि भारतीयों को भी आज़ाद होने का अधिकार है? तो क्लीमेंट एटली ने कहा था। और ये घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा होती है 14 मार्च 1946 में। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कैबिनेट की। किसकी बात करेंगे? कैबिनेट की हम लोग बात करते हैं कि सर कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो आप लोग बता देना कि सर कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? कैबिनेट मिशन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आप लोग बताना सर ये भी कब आता है? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर मैं हर शब्द लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश भी लिख रहा हूं, इंग्लिश भी लिख रहा हूं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं, ठीक है। कल भी बताया गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं लाइन टू लाइन इंग्लिश लिखूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर कैबिनेट मिशन की। अब कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का पीएम कौन बना था। देखिए, इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, तो ब्रिटिश पीएम था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। कि सर क्लीमेंट एटली क्या बन गया, तो ये बन जाता है प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, घोषणा कर दी। कहां पर? इसने बेटा, क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च को, कब? 14 मार्च 1946 में घोषणा कर दी। क्या घोषणा की थी, बताइए जल्दी से, क्या घोषणा की थी? तो आप कहेंगे इन्होंने घोषणा कहां पर की थी, हाउस ऑफ कॉमन में। किसमें? हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने घोषणा की कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। भारत को आजाद होने का अधिकार है, आजाद होने का अधिकार है, का अधिकार है। भारत को आजाद होने का अधिकार है। चलिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था क्लीमेंट एटली ने। कौन थे ये बेटा? ब्रिटेन के पीएम थे। ये कौन थे भैया? तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटिश पीएम थे। कौन थे मेरे दोस्त? ये ब्रिटिश पीएम थे। तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर ये कौन थे, तो मैं इसको सही से ही लिख देता हूं, ब्रिटिश पीएम। ठीक है जी, ब्रिटिश पीएम प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे। अब इन्होंने घोषणा कर दी। इन्हीं की घोषणा के बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे भैया पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है जी, पैथिक लॉरेंस। कौन था पैथिक लॉरेंस? तो ये भारत सचिव था, सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी था। तो आप कह सकते हैं सर ये कौन था? भारत सचिव था, भारत सचिव। यहां पर आप लोग लिखेंगे कि सर ये बताइए किस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस था। कौन था? पैथिक लॉरेंस था। इसमें 2 सदस्य थे, 2 सदस्य और थे। कौन थे बेटा? 2 सदस्य या मेंबर्स कौन कौन थे, तो आप लोग बताइए जल्दी से, कौन कौन 2 अन्य सदस्य थे? कौन कौन अन्य सदस्य थे? आप लोग बताएंगे भैया, कौन कौन अन्य सदस्य थे? तो आप कह देना कि सर जी एक तो था एबी अलेक्जेंडर, जो कि उस समय नौसेना मंत्री हुआ करता था, और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ऑलरेडी क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनकर भारत आ चुका था। ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो इसमें 2 सदस्य थे। एक का नाम है एबी अलेक्जेंडर। कौन? एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है जी, स्टेफोर्ड क्रिप्स। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर ये कौन था, तो ये नौसेना मंत्री था। कौन था? नौसेना मंत्री। ठीक है जी, कौन था? नौसेना मंत्री था। अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो आप लोग मुझे बता देना कि सर जी ये कौन था, तो ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, का अध्यक्ष। इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड। ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि कैबिनेट मिशन कब आता है, मार्च 1924 में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ये किस पार्टी से था, तो ये लेबर पार्टी से था। किससे था ये? लेबर पार्टी का था। किसका था ये? लेबर पार्टी से
प्रधानमंत्री बना था। 14 मार्च 1946 में इसने घोषणा की। कहां पर घोषणा की थी? तो ब्रिटेन के सदन में। उस सदन का नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें इसने कहा था कि भारतीयों को आज़ाद होने का अधिकार है, कि भारतीयों को आज़ाद होने का अधिकार है। इसीलिए इसने कैबिनेट मिशन बनाया, जिसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। 2 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, इंडिया सेक्रेटरी था। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था, नेवी मिनिस्टर था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड था। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, इससे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक आपने पढ़ा। अब इसी की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कहा गया कि भारत में संविधान सभा बनेगी। इसी की सिफारिश क्या थी? सिफारिश या रिकमेंडेशन हम लोग कह सकते हैं कि सर इसी की रिकमेंडेशन पर क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का गठन किया जाता है। चलिए ये तो था इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जाता है। ठीक है जी। और इसने क्या कहा कि संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा जी? एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। किसने का? 10 लाख लोगों का, लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, करेगा। बस अब हम बात करेंगे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य कितने थे? हाँ जी। अब समस्या तो यही है, कोई हिंदी पढ़ना चाह रहा है केवल, एक बच्चा कह रहा है सर केवल हिंदी लिखो इंग्लिश मत लिखो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश लिखो हिंदी मत लिखो। समस्या ये दोनों के लिए है, तो मैं बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करता हुआ चल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे संविधान सभा। यहाँ पर संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, संविधान सभा, तो आप बताना सर संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य कितने थे? तो आप लोग बताइए भैया, कुल सदस्य कितने थे? टोटल मेंबर्स कितने थे? चलिए बताइए, टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप बताना कि सर पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल सदस्य थे 389, 389। अब 389 सदस्यों में से ये आप लोग मुझे बताओ देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों से कितने थे? तो आप लोग बताना सर कि सर जो देसी रियासतें थी उनमें से 93 देसी रियासतों से थे। कहाँ से? देसी रियासतों से। कहाँ से? रियासतों से, प्रोविंशियल स्टेट से। प्रोविंशियल स्टेट जिसको हम बोल सकते हैं, स्टेट से कितने थे? 93 थे। अब बेटा 296 ये कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से। इसको हम लिख सकते हैं भैया ब्रिटिश भारत। क्या लिखेंगे? ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। और इन 296 को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। इन 296 को भी हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं कि सर इनको हमने कितने 2 भागों में बांटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर प्रांतों से कितने थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतों से या स्टेट से अगर मैं बात करूं कि सर स्टेट से कितने थे, तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर प्रांतों से कितने थे? 292 थे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। अब यहां पर जब बात आती है
कि सर यहां से कितने थे, 4 सदस्य थे। कि सर चीफ कमिश्नरी प्रांत कैसे थे, जैसे आज की डेट में स्टेट हैं, राज्य हैं, तब ये राज्य प्रांत थे, और जैसे आज की डेट में यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उस समय पर चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, तो आप कहेंगे सर एक था दिल्ली, एक कौन सा था, दिल्ली था, तो एक सदस्य दिल्ली से आया था। एक था बेटा अजमेर मारवाड़, क्या था, अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़, तो यहां पर कहेंगे अजमेर मारवाड़। ठीक है जी। तीसरा स्टेट मैं कहूं जो कमिश्नरी प्रांत था वो कौन सा था, कुर्ग था। कौन सा था, कुर्ग। और कुर्ग कहां पड़ता है, कर्नाटक में। कहां पड़ता है जी, कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा जो प्रांत था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वो था बलूचिस्तान। कौन सा था, बलूचिस्तान, तो आप कहेंगे सर बलूचिस्तान। ठीक है भैया, कौन सा था, बलूचिस्तान था। ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि सर जी हमने संविधान सभा पढ़ लिया कि संविधान सभा जो है इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, इसका कंपोजिशन कब हुआ था, बनी कब थी ये। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर ये 6 दिसंबर को बनी थी। कब, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, संविधान सभा का गठन हो जाता है। क्या ये सारी चीज समझ में आ गई कि सर जी टोटल सदस्य कितने थे, तो 389 थे, जिनमें से 93 देसी रियासतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे। कहाँ से थे, देसी रियासतों से। और 296 कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर अजमेर मारवाड़ एक ही जगह है। ठीक है, पूरा इसको एक साथ लिखना, अजमेर मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक में, बलूचिस्तान बेटा अब वर्तमान पाकिस्तान में। कहां पर, वर्तमान पाकिस्तान में। चलिए यहां तक आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे सर चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, संविधान सभा का चुनाव, सभा का चुनाव जल्दी से बताइए कि सर इसका चुनाव कब होता है, चुनाव कब हुआ था। तो बेटा इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि सर इसका चुनाव कब होता है, तो आप बता देना भैया, जून जुलाई में इसका चुनाव होता है, जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में। तो आप कहेंगे जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को कितनी मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, कृषक प्रजा पार्टी को कितनी मिली, यूनिस्ट पार्टी को कितनी मिली, शेड्यूल कास्ट को कितनी मिली। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम कहेंगे सर चुनाव होता है बेटा जुलाई अगस्त 1946 में। कब, जुलाई अगस्त 1946 में इसका क्या होता है, चुनाव हो जाता है। और चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है, 296 में अगर मैं बात करूं कि सर कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, बताइए जल्दी से, कि कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। कांग्रेस ने अपने 210 कैंडिडेट खड़े किए थे। कितने, 210 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें से 199 में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से थी, और 9 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन से अपना सीट या कैंडिडेट जितवाया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर कुल मिलाकर 199 और 9, कुल मिलाकर 208 सीट किसको मिल गई, कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को सीट कितनी मिली थी, तो यहां पर अगर बात होगी कि सर मुस्लिम लीग को, किसको, मुस्लिम लीग को, कि मुस्लिम लीग को सीट मिल जाती है 73। कितनी, 73 सीट मिलती हैं। और हम बात करेंगे सर मुस्लिम लीग को कितनी मिल गई, 73 सीट मिल गई। और अन्य लोगों की अगर बात करें, अन्य सीट कितनी थी, 15 थी। 15 में भी अगर मैं बात कर लूं कि सर निर्दलीय कितने जीते थे, 8 थे निर्दलीय। कौन थे, 8 निर्दलीय थे।
कि भैया जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज से जो थे वो 8 जीते थे। 7 बेटा 7 सीट ऐसी थी जो छोटी छोटी पार्टियों को मिली, जैसे कि एक मिल गई यूनिस्ट पार्टी को, एक यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी को, एक यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी को, एक कृषक प्रजा पार्टी को। लिख दूं क्या यहाँ पर? चलिए लिख देता हूं कि 7 सीट थी, जिसमें एक सीट किसको मिली थी? यूनिस्ट पार्टी को। किसको मिली थी? यूनिस्ट पार्टी को। एक सीट मिली यूनिस्ट पार्टी को। यूनिस्ट पार्टी एक सीट जीतती है। यहां पर है एक यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम पार्टी कि सर यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी को भी एक सीट मिली थी। नेक्स्ट है यहां पर शेड्यूल कास्ट की, अगर मैं बात कर लूं, किसकी मैं बात करूं? शेड्यूल कास्ट की, तो यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, ठीक है जी, किसकी? यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, इसको भी एक ही सीट मिली थी। इसको भी कितनी? एक ही सीट मिली। चौथी सीट की अगर बात करें, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी को कितनी सीट मिली थी? कृषक प्रजा पार्टी को भैया इसको भी एक सीट मिली थी। पांचवी सीट की अगर मैं बात करूं, पांचवी पार्टी थी बेटा अनुसूचित जाति संघ। कौन सी? अनुसूचित जाति संघ, जाति संघ, ठीक है जी, अनुसूचित जाति संघ, इसको भी एक सीट मिली थी। और एक छठी पार्टी कौन सी थी? एक छठी पार्टी थी सिख, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी। सिख जो कि गैर कांग्रेसी पार्टी थी। सिख कांग्रेस में भी थे, लेकिन ये गैर कांग्रेसी पार्टी थी, गैर कांग्रेसी पार्टी थी, इसे भी एक सीट मिली थी, इसको भी एक सीट मिल गई। और 7वीं जो पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी, कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी। अब आप कहोगे सर इसके भी नाम चेंज करवाइए, तो नाम कैसे चेंज हो जाएंगे? जो नाम जैसे लिखे होंगे वैसे ही लिखे रहेंगे। समझ गए? हाँ जी। चलिए, तो हमने कहा कि सर जो चुनाव हुआ था वो चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर 48 क्यों लिख दिया? ये तो 46 होगा ना। 46 में चुनाव हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था। अब बात हमने ये पढ़ ली कि सर जी जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाता है 296 सीटों में। कांग्रेस को कितनी? 208 सीटें मिल गई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल गई थी, और अन्य सीट कितनी थी? 15 सीट थी, जिसमें 8 निर्दलीय थे, 7 यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख गैर कांग्रेसी थी और साम्यवादी पार्टी थी। क्लियर है? हाँ, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। सी ठीक है बेटा यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, इनडायरेक्टली ये चुनाव करवाया गया था। और कहां से? तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर वाई मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है जी, कि भैया जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो कहां से हुआ था? तो उसको प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव कराया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव था। 296 लोग थे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी 210 में से, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अन्य 15 लोग जीते थे। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे संप्रदाय के आधार पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, SC ST कितने थे, ये सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया।
दोबारा से इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, यहां से कि सर ये बताइए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में, कि सर जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद लिनलिथगो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अब बात करेंगे सर, इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। सिफारिश थी वायसराय की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी और भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। यह सिफारिश थी अगस्त प्रस्ताव की। किसकी थी? अगस्त प्रस्ताव की थी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब आया है? क्रिप्स मिशन बेटा कब आया? तो यहां पर क्रिप्स मिशन से पहले हमने पढ़ना था कि सर अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन चला था जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं, और इसी का अन्य नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। कहां चलो? दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है जी, इसी का दूसरा नाम है कि भैया दूसरा नाम है, आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे सर, क्रिप्स मिशन कब आया है? तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 23 मार्च 1942 को दिल्ली आता है। बहुत सारी जगहों पर ये 24 मार्च भी दिया हुआ है। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन बात करने गया क्रिप्स मिशन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, इन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा क्रिप्स मिशन के सामने। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक या बीते समय का चेक कहा। नेक्स्ट, अब भैया कैबिनेट मिशन की बात आ रही है। मार्च 1946 में ब्रिटिश पीएम थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, जिन्होंने 14 मार्च 1946 में घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत को आजाद होने का अधिकार है, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव थे। 2 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब इन्होंने सिफारिश की कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 में, जिसमें कुल सदस्य थे 389। 1393 कहां से थे? देसी रियासतों से। 296 थे ब्रिटिश प्रांतों से। 292 थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से 4 थे, एक दिल्ली से, अजमेर मारवाड़ से, कुर्ग कर्नाटक से और एक बलूचिस्तान से। ठीक है जी, अब संविधान सभा की अगर चुनाव की बात होगी कि सर इलेक्शन कब हुआ था संविधान सभा का, इलेक्शन की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर इसका जो इलेक्शन हुआ है ये होता है जुलाई अगस्त 1946 में। कब? जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव होता है। कितने सीटों पर? 296 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? मुस्लिम लीग को मिल गई भैया 73 सीटें, 73। और अन्य सीट कितनी थी? तो आप कहेंगे सर अन्य सीट थी 15। 15 में 8 निर्दलीय थी और 7 बेटा छोटी छोटी पार्टीज थी, जैसे कि ये मैंने 7 की 7 पार्टीज लिख दी हैं। ठीक है, इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा यह चुनाव कराया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थीं? कुल महिलाएं कितनी थीं? कुल महिलाएं फीमेल्स कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कि सर कौन कौन सी महिलाएं थी? संविधान सभा में प्रमुख महिलाएं, जैसे कि अगर मैं बात कर दूं टोटल महिलाओं की ही चर्चा यहां पर कर लूं, तो आप कहेंगे सर टोटल फीमेल कितनी थी? टोटल फीमेल बेटा अगर पूछ लेगा तो आप कहेंगे टोटल फीमेल कितनी थी मेरे दोस्त? फीमेल आप कहेंगे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी, ये विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी, पूर्णिमा बनर्जी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनी गई थी,
कमला चौधरी भी कहाँ से, उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। बेगम एजाज रसूल ये उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। पूछा जाता है कि सर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में, तो बेगम एजाज रसूल थी। राजकुमारी अमृता कौर बेटा मध्य प्रांत से चुनी गई थी, ठीक है। सरोजनी नायडू बिहार से चुनी गई थी। हंसा मेहता मुंबई से चुनी गई थी। और दुर्गाबाई ये मद्रास से चुनी गई थी। कहां से चुनी गई थी, मद्रास से। तो इसको एक बार जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोग लिखेंगे, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा किस में क्या लिखा है उसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो वेरीफाइड पढ़ा रहे हैं। आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सर उत्तर प्रदेश से कौन कौन थे। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 कि 5 महिलाएं कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश से थी। कि सर उत्तर प्रदेश से कुल कितनी महिलाएं थी, 5। कौन कौन, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से थी। हंसा मेहता मुंबई से थी। और जी दुर्गाबाई कहाँ से थी, मद्रास से थी। कहाँ से थी, मद्रास से थी, ठीक है। अब इसमें नाम भी क्या मैं नाम भी इंग्लिश में लिखूं? आप लोगों को अगर नाम भी इंग्लिश में नहीं लिखने आ रहे हैं तो फिर ये आपके साथ समस्या है, मेरे साथ नहीं है। क्योंकि सुचेता कृपलानी को इंग्लिश में सुचेता कृपलानी ही लिखेंगे, इसका कुछ और मीनिंग नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं कि सर और कौन थी। तो छया दक्षिणी वेलायुधन थी जो मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन थी, ये भी मद्रास से थी। मालती चौधरी ये उड़ीसा से थी। कहाँ से थी मालती चौधरी, उड़ीसा से। रेणुका राय ये पश्चिम बंगाल से थी। रेणुका राय देखिए जिसके नाम पे राय लग जाए तो आप याद रख लेना केवल 2 थी और दोनों के नाम के आगे राय लगा हुआ है। लीला राय कहाँ से थी, बंगाल से थी। और एनी मस्करीनी कहाँ से थी, त्रावणकोर से थी। कहाँ से थी, त्रावणकोर से थी। तो आप लोग बताइए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे संविधान निर्माण की। अब आप लोग इसको यदि एक बार और रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। अब आप चाहे MTS का एग्जाम देख लें, GD का एग्जाम देख लें, या CHSL का एग्जाम देख लें, CGL का एग्जाम देख लें, पॉलिटी बेटा यहाँ से बाहर नहीं गया है। बाकी आप लोग और मेहनत करिए, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।